और चलिए बड़ी खबर बिहार के पटना से आ रही है, जहां पर एम्स के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। डॉक्टरों की बहुत सी मांगे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर डॉक्टरों ने हड़ताल की। आपको बताते चलें कि एम्स के डॉक्टरों की मांग है कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, इसके अलावा उनके लिए हॉस्टल्स बनाए जाएं। आपको बताते चलें कि इस हड़ताल के चलते काफी ज्यादा मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के बहुत से मुतालबात हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनके मुतालबात अब तक पूरे नहीं हुए हैं। डॉक्टरों के बायकॉट के सबब मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमरजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़े हुए हैं। अमरजीत, सबसे पहले जानना चाहेंगे एम्स में इस वक्त सिचुएशन क्या कुछ है, क्या जो हालात बिगड़े हैं उसे लेकर कितनी परेशानी हो रही मरीजों को? मरीजों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि इलाज बंद है और जो इलाज करने वाले हैं वो अपने हड़ताल पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक ही हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, इन लोगों की 5 की मांग है। पहली मांग यह है कि इन्हें एक सप्ताह में 48 घंटे का ही काम लिया जाए। दूसरा जो है, इनके हॉस्टल का जो व्यवस्था है वो सुधार किया जाए और उसी हॉस्टल को लेकर के और भी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर अभी भी जो है ये लोग डटे हुए हैं। और इनका कहना है कि जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम जो है नहीं हटेंगे, हड़ताल जारी रखेंगे। क्योंकि पहले भी आश्वासन मिला है और आश्वासन पे हम नहीं चलेंगे। आश्वासन से वो पूरा नहीं होता है, इन लोगों का मांग पूरा नहीं होता है। आश्वासन दे दिया जाता है, मांग पूरा नहीं होता है। इस वजह से डॉक्टर सब जो है ये चाहते हैं कि लिखित हमें मिले, आश्वासन नहीं, लिखित आश्वासन मिले ताकि जो है हम उसको प्रेजेंट कर सकें कि लिखित देने के बावजूद भी जो है पूरा हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल अमरजीत, अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि सही बात है कि मरीजों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एम्स एडमिनिस्ट्रेशन या इंतजामिया का क्या कुछ कहना है? क्या ये मुतालबात इनके माने जाएंगे जो मांगे हैं? देखिए, एम्स प्रशासन पहले भी इन लोगों को कहा था, पहले भी लिखित लिया था और इस पे विचार करने की बात कही थी। आज भी विचार में ही लगे हुए हैं। जो एम्स प्रशासन है वो आज भी विचार करने में लगा हुआ है। आज भी इन लोगों से बात की, इन लोगों से बात करने के बाद भी ये लोग नहीं माने, क्योंकि इन लोगों को लिखित चाहिए और जो एम्स प्रशासन है वो लिखित नहीं मौखिक आश्वासन दे रहा है और ये आश्वासन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। जो एम्स प्रशासन है वो पूरी तरह से इन लोगों को मनाने में लगा हुआ है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इन लोग को पूरी तरह से जो इनको सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा चाहते हैं और वो सुविधा पूरी नहीं मिलेगी जब तक ये हड़ताल पे रहेंगे। 5 मांगे हैं। अमरजीत, अब सवाल यहाँ पर अमरजीत ये उठ रहा है कि एम्स की अगर हम बात करते हैं तो छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं होता है, बल्कि इसमें पूरे स्टेट के, पूरे सूबे के जो मरीज होते हैं वो पहुंचते हैं। ऐसे में क्या सरकार ने कोई दूसरी व्यवस्था की है, इंतजाम किया है? क्योंकि बड़ी तादाद में ओपीडी बंद हो जाना, इमरजेंसी बंद हो जाना, मतलब मरीजों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी मुश्किल। जी देखिए, अब जिस तरह से एम्स के हालात हैं वो काफी खराब हैं, क्योंकि जो आज मरीज आए हैं वो लगभग जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो लगभग 2000 के आसपास है रजिस्ट्रेशन। और उन्हें देखने वाला सिर्फ एसोसिएट डॉक्टर्स ही हैं, क्योंकि जूनियर और सीनियर डॉक्टर दोनों जो है हड़ताल पे हैं। इसकी वजह से जो आम पब्लिक है उसे दिक्कत हो रही है, जो मरीज हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। हालांकि जो इमरजेंसी का जो मामला है, इमरजेंसी का अभी 9 बेड ही ट्रामा सेंटर में अभी 9 बेड ही है, जिसकी वजह से वहाँ के जो इंतजाम है एसोसिएट डॉक्टर और जो डॉक्टर वहाँ के हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, वो किसी तरह से उसको देख रहे हैं और उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ओपीडी की हालात है वो पूरी तरह से बद से बदतर है। वहाँ पे जो है देखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एसोसिएट जो डॉक्टर हैं, जो एचओडी हैं, वो देख रहे हैं मरीजों को, ये पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन भीड़ काफी है और उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर मरीजों को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जल्द से जल्द इसका एक हल भी निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। और छत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मलकानगिरी में एक तरह से इनकाउंटर हुआ है। नक्सलियों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान ये इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर में
5 नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं। क्योंकि जंगलों में ये इनकाउंटर चल रहा है, इस वजह से ऑपरेशन में भी परेशानी और दुश्वारी हो रही है। आपको बताते चलें कि उड़ीसा के मलकानगिरी में, उड़ीसा से खबर है, जहां मलकानगिरी में नक्सलियों और फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर हुआ है। इस इनकाउंटर में 5 नक्सली अब तक मारे गए हैं। बीजिंगवाड़ा के जंगलों में यह इनकाउंटर हुआ है, जिसमें SLR, इंसास और बड़ी मिकदार में गोला बारूद भी जब्त किया गया है। और आज की ऐसी बड़ी खबर जो कल से ही और कई दिनों से सुर्खियां बटोर रही, यानी सबरीमाला मंदिर की हम बात करेंगे, जिसके दरवाजे आज खुसूसी पूजा के लिए शाम में खोले जाएंगे। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद और रियासती हुकूमत के हुक्म के बावजूद इस मंदिर में खवातीन के जाने पर अभी भी पाबंदी लगी हुई है। जबकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया था और उसने कहा था कि मंदिर में खवातीन को जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी सबरीमाला टेम्पल में खवातीन के दाखिले की राह में लगातार रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। एहतियात के तौर पर इलाके में दफा 144 नाफिज की गई है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को मंदिर जाने की इजाजत दी है, लेकिन अयप्पा के अकीदतमंदों ने इस मामले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है, जिसकी वजह से खवातीन के जाने पर एक तरह से अभी भी पाबंदी लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया है। हालांकि इंतजामिया ने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह से खवातीन की एंट्री की जाए, खवातीन को अंदर भेजा जाए, लेकिन बड़ा एहतजाज हुआ था उस वक्त और खवातीन मंदिर के अंदर नहीं पहुंच पाई थी। आज खुसूसी पूजा के लिए आज दरवाजे खोले जाएंगे। इस पर RSS का क्या कुछ कहना है, पहले रिएक्शन सुन लेते हैं। बड़ा साफ है, 10 वर्ष से नीचे की बेटियां मंदिर में प्रवेश करती हैं, 50 वर्ष से ऊपर की महिलाएं भी प्रवेश करती हैं। वहाँ बना हुआ है, जब 10 से 50 वर्ष तक की महिलाएं ही कहती हैं हमें प्रवेश नहीं करना, तो वहाँ जोर जबरदस्ती ये करना, इसका मतलब है कि देश के अंदर, केरल के अंदर एनार्की आ गई है। कोई कानून नहीं है, कोई आस्थाएं नहीं है। कहते हैं कि हमारा जो नियम बना हुआ है वो बना रहे, तो सारी जनता ने, सब लोगों ने उस आस्था का सम्मान करना चाहिए। जो आस्था से खेल रहे हैं वह पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ 18 के एसोसिएट एडिटर संतोष नायर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त हालात कैसे हैं, क्योंकि आज शाम में कपाट खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे सबरीमाला टेम्पल के, ऐसे में सिचुएशन इस वक्त क्या कुछ है? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट की घटना का कोई खबर आया नहीं है। सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में है। 2300 पुलिस कर्मियों को तमाम जगहों पे नियुक्त किया गया है, 2 DGP के अंडर में, और मीडिया को पूरी तरीके से सन्निधानम जाने के लिए बैन किया हुआ है फिलहाल। लेकिन वो कह रहे हैं कि बाद में पट खुलने के समय इनको भेजा जाएगा। और अभी जो भक्तगण है वो धीरे धीरे पंबा से आगे सन्निधानम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में है। जी बिल्कुल। संतोष जी, क्या पिछली बार की तरह इस बार भी लग रहा है कि कुछ महिलाएं मंदिर में जाने के लिए क्या कोशिश कर सकती हैं, क्या ट्राई करेंगी, क्या उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? इस बाबत अभी तक फिलहाल कोई जानकारी किसी को मिला नहीं है कि कोई पहला विंग वैसे आगे बढ़ करके वो जाने की कोशिश कर रही है। और सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम पूरी प्रोटेक्शन देंगे। हालांकि अभी तक उनको भी कोई ऐसा जानकारी मिला नहीं है कि किसी ने आवेदन किया हो कि उनको जाने के लिए प्रोटेक्शन दिया जाए। फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं। बिल्कुल संतोष जी, एक सवाल ये कि शाम में कितने बजे कपाट खुलेंगे, दरवाजे जो डोर है मंदिर को कितने बजे खुलेंगे और कितने बजे तक खुले रहेंगे? ये आज 5 बजे खुलेगा, और कल रात को 6 बजे ये कपाट बंद होगा। जी बिल्कुल, कल शाम को 6 बजे कल शाम को 6 बजे, मतलब 23 से 24 घंटे के लिए, 25 घंटे के लिए दरवाजे एक तरह से खोले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नज़र बना रखें, आपसे फिर हम इस पूरी खबर पर
अपडेट लेते रहेंगे। जाहिर सी बात है कि इस इशू को लेकर शुरू से ही एक तरह से सियासत हो रही है और इस इशू पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ है। और आज जब सबरीमाला मंदिर के दरवाजे खोले जाएंगे, ऐसे में क्या हंगामा होगा उसे लेकर भी इंतजामिया ने पूरी तैयारी की हुई है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हंगामे से जुड़ी हुई ये खबर है। दिल्ली में कल सिग्नेचर पुल का इफ्तिताह किया गया और इस मौके पर जो झड़प हुई, अब इस झड़प ने एक लंबा रुख एक तरह से इख्तियार कर लिया है। कल बीजेपी के लीडर और आम आदमी पार्टी के लीडर के दरमियान झड़प हुई थी, उस पर शिकायत बीजेपी की तरफ से दर्ज कराई गई है। जो पूरा मामला हुआ था, आपको बताते चलें कि दिल्ली में कल शाम सिग्नेचर ब्रिज के इफ्तिताह के मौके पर झड़प के मामले में बीजेपी के 2 कारकुनान ने उस्मानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरख्वास्त में कहा गया कि इनके साथ मारपीट की गई, इन्हें मारपीट के दौरान चोटें आई हैं। आपको बता दें कि कल इफ्तिताह के मौके पर मुखालफत करने के लिए पहुंचे दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर मनोज तिवारी के साथ हाथापाई हुई थी। और चलिए इस खबर पर और बातचीत, बिल्कुल और दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित का इस हंगामे पर क्या कुछ कहना है, उनका रिएक्शन पहले हम आपको सुनवा देते हैं। ये सिग्नेचर ब्रिज जो बना है ना, ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है और इस तरह का ब्रिज ना है और ना देखा गया था। जब हमने इसका फैसला लिया था तब भी बहुत लोगों ने कहा क्यों इतना कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बहरहाल हमने किया इसको, और दुर्भाग्य की बात हमारी ये रही कि इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। काफ़ी टाइम लगता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा और बड़ा सेंसिटिव ब्रिज है ये। तो अब हम हार गए और इनको मौका मिला। इनको जब मौका मिला है तो इनको भी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था। और जब आप सारी जनता को बुला सकते हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ के एमपी को ना बुलाया जाए, गलत बात है। तो एक बड़े सुंदर कार्यक्रम जिसमें दिल्ली बहुत खुश होती, देखती अच्छी तरह से, अब वो लड़ाइयाँ देख रही है कि एक दूसरे को धक्का दिया जा रहा है, किसी को नहीं कर रहा। तो मैं समझती हूँ ये बेहद शर्म की बात है और नहीं होना चाहिए। तो चलिए कुछ और बड़ी खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। दिल्ली का आपको बता दें कि दिल्ली में फजाई आलूदगी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जिस तरह से धुंध बढ़ती जा रही है, स्मोक बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आम लोगों को मुश्किलात का सामना, यानी दिल्ली वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि सांस लेने में दिल्ली वालों को मुश्किल पेश आ रही है। लगातार दिल्ली धुआं है, सुबह के उजाले के साथ गर्द के बादल भी मंडराते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के राजपथ पर सुबह की सैर को निकले लोगों के मुताबिक फजाई आलूदगी की वजह से आंखों में जलन सी महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। दिल्ली के अस्पतालों में तनफ्फुस और इख्तिलाज क़ल्ब के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है, यानी जो फजाई आलूदगी है इसे लेकर तशवीश देखी जा रही है दिल्ली के लोगों में। और चलिए दिल्ली के मौसम के हालात पर बातचीत करने के लिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदा रचना रास्तौर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रचना, अब क्या कुछ हालात हैं? लगातार जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, इस पर आखिर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली में आज सुबह से स्मॉग जो है वो चारों तरफ से घेरे हुआ है दिल्ली को, यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है। पिछले साल भी इसी तरीके के जो हालात बने थे। कल दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत जरूर मिली थी क्योंकि हल्की बूंदाबांदी और तेज हवा थी, लेकिन आज सुबह जब दिल्ली वासियों ने अपनी आंखें खोली तो जो स्मॉग है वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, दिल्ली के चारों तरफ था। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है जो कि पराली जलाई जा रही है लगातार। इसके साथ ही जो डीजल और पेट्रोल की चलने वाली गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे भी जो एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है।
इसके साथ ही तमाम जो कोशिशें केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही हैं वो यहाँ पे नाकाफी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वायु प्यूरिफाइंग यूनिट्स लगाई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है, जो वायु का प्रदूषण स्तर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उस पर 10 नवंबर तक पूरी तरीके से रोक है। कई सारे तमाम इंतजामात करने के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। बिल्कुल रचना, अब एक सवाल ये उठता है कि वाकई में सरकार जो कदम उठा रही है, जो काम कर रही है इस पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, क्या वो नाकाफी हैं या सरकार के दावे कुछ और हैं और उस पर काम नहीं किया जा रहा है? जी बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से सरकार तमाम दावे करती है कि प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए जो काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके के हालात यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं उससे तो साफ तौर से यही लगता है कि सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं। जो जमीनी हकीकत है उस जमीनी हकीकत पर काम यहाँ नहीं किए जा रहे। जिस तरीके से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने कहा था कि जो पेड़ पौधे हैं और जो सड़कें हैं उस पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, तो दिल्ली के 1-2 इलाके अगर देखे जाए तो वहां पर इसी तरीके की तस्वीर जरूर देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो और इलाके हैं ना तो वहां पे किसी तरीके का कोई छिड़काव किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो मशीनों से जो डस्ट हटाने के काम भी लगाने के लिए जो बात कही थी दिल्ली सरकार ने, तो वो स्वेपिंग मशीन्स भी कहीं देखने के लिए नहीं मिली है। इसके साथ अगर हम कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें तो लुटियन जोन या फिर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर जरूर कंस्ट्रक्शन वर्क रुका हुआ है, लेकिन जो बाहरी इलाके हैं वहां पर चेतावनी के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन का वर्क लगातार चल रहा है, जिससे धूल मिट्टी के कण उड़ रहे हैं और प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, यानी सरकार की तरफ से दावे और वादे तो बहुत हैं, बातें बहुत की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से उस पर अमल करना चाहिए, काम करना चाहिए, वो रचना एक तरह से नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रचना जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुआवजा हिटलर से कर दिया। खड़गे के इस बयान पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सख्त तनकीद की है और न्यूज़ 18 उर्दू से मुख्तार अब्बास नकवी ने खास बातचीत की। सुनिए। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्होंने पीएम को हिटलर किया है, हिटलर से तुलना की है उनकी। देखो, ये मोदी बैशर्स जो हैं वो हिट एंड रन की पॉलिसी पे चल रहे हैं। एक झूठ बोलो, फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानियाँ बोलो, और जब वो रिजेक्ट हो जाए, जब जनता उसे पूरी तरह से परास्त कर दे, तो उसके बाद जो है वो गाली गुप्ते पे आ जाओ, बैशिंग पे आ जाओ। तो मुझे लगता है कि ये मोदी बैशर ब्रिगेड जो है इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि वो जितनी गाली, जितने अपशब्द, जितने भी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद उनका बंटाधार कर रहा है। दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इस सामंती परिवार को एक गरीब, एक पिछड़े परिवार का व्यक्ति सफलता के साथ कैसे सुशासन को चला रहा है, प्रधानमंत्री कैसे सफल हुआ है, कैसे दुनिया में भारत के सफलता के झंडे गाड़े हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वो हजम नहीं हो रहा है, और इसलिए इस तरह के गाली गुप्ता, खिसियानी बिल्ली कम्बा नोचे जैसी स्थिति में है। लेकिन सर, इसी तरह की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री पे राहुल गांधी भी में आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं। देखो, हम तो कह रहे हैं जितने भी ये फेक फैब्रिकेटेड गालियों से भरे हुए चीज़ें बोलेंगे उतना ही इनका बंटाधार होगा। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बहुत साफ तौर पर कहना है कि जितने भी इस तरह की बातें करेंगे उतना ही उन्हें ही नुकसान होगा। कैप्टन सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खबर गुजरात के गांधीनगर से है, जहां सेक्रेटरीट में एक तेंदुआ सेक्रेटरीट की बिल्डिंग के अंदर घुस गया है और अब कोशिश की जा रही है कि इस तेंदुए को किसी तरह से जिंदा बाहर निकाला जाए। लेकिन आपको बताते चलें कि जब शाम में अंधेरे का फायदा उठाकर ये तेंदुआ बिल्डिंग के अंदर घुसा था, उस वक्त की सीसीटीवी तस्वीरें भी आई और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तेंदुआ बेखौफ सेक्रेटरीट की इमारत में घूम रहा है, टहल रहा है। लेकिन इंतजामिया के सामने और महकमा जंगलात के सामने बड़ा चैलेंज यही है कि इस तेंदुए को जिंदा किस तरह से बाहिफाजत बाहर निकाला जाए। और अब बात एकता की कर लेते हैं। दलितों और मुसलमानों को एक करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एकता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुस्लिम और दलितों के बड़े जो लीडरान हैं उन्होंने शिरकत की और गौर व फिक्र किया गया
कि इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्किदा प्रोग्राम में दलितों और मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की सख्त तनकीद भी की गई, मजम्मत की गई। मंच के लीडरों ने कहा कि दलित और मुसलमान मुश्तरका तौर पर मुल्क में अमन व अमान को बहाल करने की कोशिश के साथ ही अपने हक की लड़ाई भी लड़ेंगे। और रांची में डॉक्टर नौशा असरार के नाम से एक शाम महफिल का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में दानिश्वरान पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर नौशा असरार की शख्सियत के ऊपर तबादला ख्याल किया। आपको बताते चलें कि अंजुमन जमहूरियत पसंद मुसन्निफीन के ज़ेर एहतमाम रांची में इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम में मारूफ शायर डॉक्टर नौशा असरार के अलावा कसीर तादाद में शहर के शोरा और उदबा शरीक हुए। इस मौके पर नौशा असरार ने अपने अशार से सामाईन को महसूस किया। पटना से साइंटिस्ट डॉक्टर नौशा असरार 20 साल जायद अरसे से अमरीका में मुकीम हैं। गुजरात के अहमदाबाद से खबर है, जहां पर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुस्लिम बच्चों को एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर जो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 10वीं और 12वीं क्लास में शानदार कामयाबी हासिल की और खेल के मैदान में मुस्लिम समाज का नाम रोशन करने वाले बच्चों को एजाज़ से नवाजा गया। अहमदाबाद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से होने वाले इस प्रोग्राम में गुजरात के गवर्नर ओपी कोहली, गुजरात असेंबली में अपोजिशन लीडर परेश धनानी के अलावा कई दानिश्वरों ने शिरकत की। चलिए अब आपके काम की बात कर लेते हैं। जियो फोन 2 आज लॉन्च हो रहा है और बल्कि लॉन्च हो गया। आज 12 बजे से इसकी सेल भी शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि जियो फोन 2 की सेल 7 दिनों तक चलेगी। दिवाली के मौके पर ये बड़ा ऑफर और बड़ा तोहफा आवाम के लिए जियो ने पेश किया है। दिवाली के मौके पर अगर आप फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए जियो ने बेहतरीन मौका फराहम किया है। इस दिवाली पर आप अपने और अपने अहले खाना के लिए जियो फोन 2 ले सकते हैं। रिलायंस जियो 7 दिनों के लिए अपने जियो फोन 2 की सेल आज से शुरू कर चुका है, जिसमें आप किसी इंतज़ार के बगैर इस फ़ोन को खरीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और ये सेल आज से 12 नवंबर तक जारी रहेगी। तो चलिए नाजरीन, न्यूज़ रूम से अभी फ़िलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू की लगातार नज़र बड़ी खबरों पर बनी रहेगी। आदाब।